गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि मुंबई को तेज बारिश से राहत मिल रही है और धीरे धीरे यहाँ जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आ, मुंबई एरिया में अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बीती रात इस इलाके में बारिश से लोगों को राहत मिली। हालांकि अब भी रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन फिलहाल तेज बारिश नहीं हो रही है। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर रेलवे सर्विस सामान्य रूप से काम कर रही है और मुंबई की लाइफलाइन लोकल भी पटरी पर अब लौट आई है। हालांकि तेज बारिश की आशंका को देखते हुए बीएमसी ने तमाम एहतियाती इंतजाम किए हैं। कॉरपोरेशन के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1916 एक्टिव है। इसके जरिए जरूरतमंदों तक लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। बहरहाल आज की सुबह मुंबई वासियों के लिए बारिश से राहत देने वाली गुड न्यूज से कल आई। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुंबईकरों के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन बुधवार की सुबह मुंबईकरों के लिए राहत भरी सुबह है, क्योंकि बीती रात से मुंबई में तेज बारिश नहीं हुई है। लिहाजा जहां जहां पानी जमा था वो सभी निकल चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके में। आपको बता दें, ये अंधेरी सबवे जब भी तेज बारिश होती है सबसे पहले इसमें पानी भर जाता है और इन सबवे को जो आम लोगों के लिए बंद करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो मुंबई का दूसरा इलाका, चाहे वो साइन का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, घाटकोपर का इलाका हो, इन सभी जगह जो निचला इलाका है इन सभी जगह पर भी कल तेज बारिश के बाद पानी भर गया था। लेकिन आज सभी जगह से पानी जो है निकल चुका है। गाड़ियां जो है सुचारू रूप से चल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो मुंबई लोकल की, मुंबई लोकल भी जो चल रही है। हालांकि कुछ लोकल जो जानकारी मिल पा रही है लेट है, लेकिन मुंबई की लोकल में भी रफ्तार जो है पकड़ी है, क्योंकि कल जिस तरह तेज बारिश हुई थी, बारिश के बाद से मुंबई लोकल भी जहां तहां रुक गई थी। यात्री जो खासकर जो लोकल ट्रेन में थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज जो है बारिश नहीं हुई है रात से। हालांकि हल्की बूंदाबांदी रात भर बारिश होती रही है, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई है। लिहाजा मुंबई कहीं ना कहीं पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। इजाज खान, मुंबई। तो वैभव, मुंबई से एक गुड न्यूज़ तो आपने सुनाई, अब दूसरी गुड न्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मुंबई से सुबह सुबह एक और अच्छी तस्वीर आई है। मुंबई में मोनो रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि मोनो रेल ने मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। कल शाम भारी बारिश की वजह से चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच मोनोरेल सर्विस में रुकावट आ गई थी, जिसके बाद मोनोरेल के यात्रियों को क्रेन की मदद से रेस्क्यू करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि हालात सामान्य हो रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोनोरेल ने मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। तो ये तस्वीरें मुंबई के चेंबूर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोनोरेल जो है उसमें से यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद यात्रियों को क्रेन की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कई घंटों से वो मोनोरेल में फंसे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू करके उनको सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें मुंबई के चेंबूर से। रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं, फिर से एक बार जिंदगी पटरी पर आ गई है। आप देख सकते हैं मोनोरेल ने मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और कल शाम भारी बारिश की वजह से चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच मोनोरेल सर्विस में रुकावट आ गई थी, जिस वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। देखिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति ही है जब जहां जिसको ज़रूरत होती है लोग एक परिवार की तरह मदद करने के लिए आगे पहुंचते हैं। मुंबई नगरी में पानी भरा तो सड़कों से लेकर रेल पटरी तक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर फंसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ साथ आगे बढ़े और इन लोगों के लिए भोजन पानी का इंतजाम भी किया। तस्वीरें देखिए। जी, मदद नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं भाई। जो यात्री लंबी दूरी के यहाँ पे फंस गए हैं, बाहर दुकानें बंद हैं, अंदर प्लेटफॉर्म पे भी दुकान पे कुछ खाने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि पब्लिक का क्राउड बहुत ज्यादा है और ट्रेन रद्द होने के कारण लंबी दूरी से जो लोग यहाँ पे आए हैं वो रिटर्न भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि बाहर भी रोड पे पानी भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।
और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से पानी छूटने के बाद यमुना के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगले 24 घंटे दिल्ली वालों के लिए भारी हो सकते हैं। ऐसे में पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन की ओर से यमुना नदी के किनारे बाढ़ संभावित इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित जगहों पर भी भेजा जा रहा है। इस बीच को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं जहां बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ सरकार ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को तमाम उपकरणों और मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव रखने का निर्देश दिया है। विभाग ने नदी के किनारे 34 नाव, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन तैनात किए हैं, जिससे लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। बच्चे कृपया करके आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट से सभी इंसिडेंट कमांड पोस्ट पे आकर के प्लीज अपना खाना ले लीजिए। धन्यवाद। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, भारतीय वायुसेना सिर्फ सरहदों की निगरानी नहीं करती, बल्कि जहां भी ज़रूरत होती है मानवीय मदद करने के लिए भी तैयार रहती है। ऐसी एक तस्वीर निकल कर आई लेह से, जहां पर जब इंडियन एयरफोर्स को मेडिकल एयरलिफ्ट की रिक्वेस्ट मिली। दरअसल लेह में एक थाई नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे C-130J विमान से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। और लेह में ख़राब मौसम के बीच आसान नहीं होता है उड़ान भरना। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शॉर्ट नोटिस पर मदद की गई थी, अपील ऐसी की गई थी और वायुसेना के जवानों ने इंसानियत की तुरंत मिसाल पेश की और तुरंत रेस्क्यू किया गया। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारतीय सेना की रोमियो फोर्स आफत में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। दरअसल राजौरी में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और लोगों के रोजमर्रा के काम पर भी इसका असर पड़ा। ऐसे में जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान परिवारों को राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। हेलो, और बात करेंगे गणेशोत्सव की। गणेशोत्सव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए। 27 को गणेश चतुर्थी है। 10 दिनों तक ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हर कोई बड़ी ही बेसब्री के साथ बप्पा को अपने घर लाने का इंतजार करता है, तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति की मूर्तियां बनाने का काम तेज हो चुका है। छोटी बड़ी हर रूप और आकार की मूर्तियां सजाने और संवारने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस बार बाजार में सबसे ज़्यादा अगर डिमांड किसी को देखने को मिल रही है तो वो इको फ्रेंडली मूर्तियों की है और उसी का निर्माण सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तमाम कलाकार खुश हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियों के आकर्षक रंग दिख रहे हैं। बापा की मूर्तियों को आकार देने का काम तेजी से चल रहा है। छोटी बड़ी हर अंदाज, रूप और आकार की मूर्तियों को सजाने और संवारने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार अब नजदीक आ चुका है, जिसकी शुरुआत इस साल 27 अगस्त से हो रही है। लिहाजा कोई कमी न रहे, इसके लिए देश भर में मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को बनाने में तेजी से जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला से ये तस्वीर आई है, जहां गणपति उत्सव इस बार कुछ अलग और खास है। यहाँ की रेवती भांगे ने पिछले 10 सालों से एक अनोखा संकल्प लिया है। गणपति बप्पा की प्रतिमाएं बनाना तो है ही, लेकिन केवल इको फ्रेंडली तरीके से। रेवती भक्ति को प्रकृति से जोड़कर एक नया अध्याय लिख रही हैं। रेवती भांगे पिछले 1 दशक से लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से गणपति प्रतिमाएं तैयार कर रही हैं। अब तक वो 1000 से अधिक मूर्तियां बना चुकी हैं। गए मैं 9-10 साल से लाल मिट्टी के और शाडू माती के गणपति बप्पा अपने हाथ से बना रही हूँ। इसका मेरे पास कुछ भी साँचा वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये जो लाल मिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिलती नहीं अकोला में, ये हम बाहर गांव से लाते हैं। हरदड़ी के खाम रहते हैं और तुलसी का पौधा वगैरह, उसके बीज हम
सबको देते हैं। और इस साल तो हम 30,000 लिली के जो फूल आते हैं येलो कलर के, उसके भी बीज बांटने वाले हैं इस साल हम तो। रेवती भांगे घर में ही गमले में बप्पा का विसर्जन करती हैं और उसी मिट्टी में फूल पौधों के बीज बोकर हरियाली उगाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परंपरा न सिर्फ पर्यावरण को बचाती है बल्कि नए जीवन का भी प्रतीक है। इस बार वो 30,000 से अधिक पौधों और फूलों के बीज गणपति प्रतिमाओं के साथ मुफ्त में बांट रही हैं। संसार जिनके हाथों में है, ये हाथ उन्हीं को आकार दे रहे हैं। राजस्थान के अजमेर से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे। मुरलीधर दिव्यांग हैं, लेकिन अपने जज्बे और जुनून की बदौलत पिछले 25 सालों से पर्यावरण के अनुकूल गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। मुरलीधर पूरी तरह से मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं, जो विसर्जन के बाद पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। हर तरह की डिजाइन की बनाते हैं, सब डिजाइन है अपने पास। मिट्टी की बनाते खाली मिट्टी की बनाते हैं। क्या कारण है मिट्टी के बनाने के पीछे? मिट्टी के कारण ये है कि विसर्जन हो जाती है, बेकदरी होती नहीं है। और इनको अपने आंगन वांगन में कहीं भी विसर्जन कर लो, मिट्टी काम में ले लो और अपने गमले पेड़ पौधे उगा लो। ये तस्वीरें यूपी के नोएडा से आई हैं, जहां मूर्तिकार लोगों की जरूरत और चलन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आकार की मूर्तियों को बनाने में जुटे हैं। पेंट हमारा अच्छा रहता है, वो सर फूलों से बनता है, मतलब हर प्रकार से ही बनता है, पर उसमें कोई नुकसान नहीं करता सर। जौन सा जैसे मांगेगा उस टाइप से हम लोग देंगे। जैसे कोई अलग मुकुट मांग लिया, अलग सजावट मांग लिया, तो उस टाइप से हम लोग करते हो। जैसे ऑर्डर हो रहा है वैसे ही हम काम कर रहे हैं, ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। कितने ऑर्डर मिल चुके लगभग? लगभग 20-25 ऐसे हो गए। इन प्रतिमाओं की खास बात यह है कि इनका निर्माण इको फ्रेंडली चीजों जैसे मिट्टी, पराली और बांस से किया जा रहा है। बंगाल से आए कारीगर इन मूर्तियों को सजा और संवार रहे हैं। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ अकोला से धनंजय सांबले, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एकादशी के शुभ अवसर पर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में अनूठा नजारा देखने को मिला। बाबा खाटू श्याम के 1100 भक्तों ने भिवाड़ी से खाटू श्याम तक की पदयात्रा निकाली, जिसके साथ 1.5 किलोमीटर लंबा निशान को लेकर भक्त चल रहे थे और इस निशान को भगवान खाटू श्याम को उन्होंने अर्पित किया। भिवाड़ी की इस पदयात्रा में भक्त खाटू श्याम का नारा लगा रहे थे और इस 1.5 किलोमीटर निशान को देखने के लिए लोग उमड़ रहे थे। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के सीकर में सीएपीए मिलन महोत्सव में शामिल हुए और इस उत्सव में देश भर से संत और भक्त शामिल हुए। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आकर्षण यहां देखते ही बन रहा था। विमान से उतरते ही भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। भक्त उनकी एक झलक पाने को लालायित नजर आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कार्यक्रम स्थल की तारीफ बढ़ चढ़कर की। तस्वीरें देखिए। की भूमि कहा जाता, कौन सी भूमि कहा जाता? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 19 हाथियों के रेजुवेनेशन कैंप जो है इस वक्त चल रहा है। ये कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान हाथी से कोई काम नहीं लिया जाएगा। हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण और उनकी आवभगत की जाएगी। साथ ही उन्हें विशेष आहार भी दिया जाएगा। केला है, सेब है, तरबूज के साथ गन्ना भी है। हर तरह के फलों से हाथियों की आवभगत की जा रही है। पुष्प वर्षा कर और तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों हाथियों की पार्टी चल रही है। टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में कर्मचारी हाथियों की जमकर खातिरदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 19 हाथियों का रेजुवेनेशन कैंप चल रहा है। उद्देश्य ये है कि इस अवधि में उनको 1 सप्ताह का आराम मिले और उनके पसंद के पौष्टिक रुचिकर चीज़ें खिलाई जाएं, जिसमें तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के फल रहते हैं, गन्ना रहता है और भी जो है इस प्रकार के सूखी मेवा से लड्डू वगैरह भी खिलाए जाते हैं। 18 अगस्त से शुरू हुआ ये रेजुवेनेशन कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान हाथियों से कोई भी काम नहीं लिया जाता है, उन्हें सिर्फ आराम करने दिया जाता है
और उनके लिए विशेष आहार जैसे केला, सेब और गन्ने की व्यवस्था की जाती है। हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, तेल मालिश भी की जाती है। इसके अलावा हाथियों की देखभाल के लिए लगे महावत, चारा कटर और वन कर्मियों का हेल्थ चेकअप भी होता है। इन 5 दिनों में हाथियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हाथी विश्राम के पश्चात बहुत ही उत्साहित होकर के जो है फिर अपना कार्य जो उनमें लगाए रहते हैं। इसी प्रकार जो महावत हैं, महावत लोगों को, सहायक महावत को, ये लोगों का भी आपस में एक तरीके से मिलना हो जाता है और इस दौरान हम केवल महावतों का, इनका भी स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। रिजुनोवेशन कैंप के दौरान प्रतिदिन महावतों और हाथियों के बीच खेलकूद की अलग अलग प्रतियोगिताएं भी होंगी। इन 5 दिनों में हाथी अपनी साल भर की थकान मिटाकर तरोताजा होंगे और फिर अपने काम पर लौटेंगे। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो एक बार फिर अपने दमखम से दुनिया को हैरान करने की तैयारी में है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने ऐलान किया है कि इसरो 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है। इसका वजन 75 टन होगा। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस नए रॉकेट के बारे में बताया। बात ड्रोन्स की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में एक मॉडर्न ड्रोन लैब स्थापित किया गया है जिसका नाम है तरकश। इस लैब में ड्रोन पर रिसर्च होगा और नए नए ड्रोन तकनीक का इनोवेशन भी किया जाएगा। साथ ही साथ दुश्मन देशों के जब्त ड्रोन का कुंडली भी इसमें निकालने की व्यवस्था है ताकि उनकी काट भी ढूंढ सकें। ऑपरेशन सिंदूर हो या इजराइल ईरान युद्ध या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर और तरीके को बदल कर रख दिया है। सर्विलांस हो, हमला करना हो, युद्ध के मैदान में धड़ल्ले से ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में ड्रोन का कैसे और बेहतर इस्तेमाल हो, दुश्मन देश का ड्रोन पकड़ में आए तो उसकी कुंडली कैसे निकाली जाए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में एक ड्रोन लैब स्थापित की गई है जिसका नाम दिया गया है तरकश। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसी लैब तैयार की है जहां पर न सिर्फ दुश्मन देश के आए हुए ड्रोन का पोस्टमार्टम होगा बल्कि भविष्य में देश की, समाज की सुरक्षा के लिए नए ड्रोन्स का इनोवेशन भी किया जाएगा। यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ये लैब बनाई गई। इस लैब में एआई बेस्ड ड्रोन पर न सिर्फ रिसर्च की जा रही है बल्कि किसी भी बरामद हुए ड्रोन की पूरी डिटेल निकालकर उसकी तकनीक की काट के लिए भी रिसर्च हो सकेगा। यदि कोई दुश्मन देश से हमारी सीमा पे वो ड्रोन कैप्चर हो जाता है तो उसकी पूरी डिटेल्स का डेटा, उसमें क्या क्या उसके मिशंस थे, कहाँ वो जा रहा था, क्या उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं जो अभी ओपी सिंदूर में जो टर्की से पाकिस्तान में ड्रोन आए, फिर पाकिस्तान ने हम लोग भारत के खिलाफ यूज किए थे, उस सारे ड्रोन्स की रिवर्स रिसर्च, यानी कि एक भाषा में हम लोग कुंडली निकाल सकते हैं। हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग प्रोएक्टिव यानी कि पहले से तैयारी कर लेते हैं, अपने सेना के, अपने बल को और मजबूत कर लेते हैं भविष्य के लिए। और उसके लिए आपको चाहिए होते हैं तरह तरह के एलिमेंट्स, कॉम्पोनेंट्स। तो इस लैब में आप देखिए छोटी से छोटी चीज से लेके और एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन्स होती हैं वो सब भी यहाँ अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 साल पहले यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की थी, लेकिन अब इसी संस्थान में एक ड्रोन लैब स्थापित की गई है जिसमें एआई बेस्ड ड्रोन टेक्निक को पढ़ाया भी जाएगा और ड्रोन पर रिसर्च भी होता रहेगा और नई तकनीक का आविष्कार भी होगा। इस इंस्टीट्यूट से अब दुनिया के कुछ सबसे अच्छे इनोवेशंस यहाँ से आप निकलते हुए देखेंगे, वो चाहे आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आरओवीज में हो, चाहे कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सिस्टम्स डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होंगे। तो ये एक अपने आप में एक नई चीज़ है।
कहा जा रहा है कि लखनऊ में स्थापित ये मॉडर्न ड्रोन लैब तरकश केवल तकनीक के बारे में नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भारत के सुरक्षा बलों को तैयारी करने में भी मदद करेगा। साथ ही ड्रोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बनेगा। संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बैन होंगे। आइए जानते हैं आखिर ऑनलाइन गेमिंग बिल क्यों जरूरी है। इसका मकसद डिजिटल सट्टेबाजी को नियंत्रित करना है। सट्टेबाजी से जुड़ी लत और धोखाधड़ी से निपटना इसका मकसद है। सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने वाले गेम पर बैन की योजना बनाई गई है। वर्चुअल मनी या रियल कैश बैटिंग गेम पर बैन भी संभव है। हिंसक कंटेंट को प्रमोट करने वाले गेम पर एक्शन लिया जाएगा। चलिए आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पर लेकर चलते हैं, जहां पर कई इलाके कभी नक्सल प्रभावित थे मगर आज ये इलाके तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। यहाँ कई मोबाइल टावर लगने से डिजिटल क्रांति आई है। सड़कों और पुलों के जाल से शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उससे यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रही है। फूलों से सजी बस जैसे ही गांव की सड़क पर पहुंची तो पूरा इलाका तालियों की आवाज से गूंज उठा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, तालियों का शोर भी बढ़ता रहा। बस पर सवार होकर विकास ने गढ़चिरौली के आम्बेझरी इलाके में दस्तक दी। ऐसे में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बस के आगे आगे चलते गांव वालों ने अपने ही अंदाज में इस नई शुरुआत को सराहा। गढ़चिरौली के दुर्गम इलाकों में बस के जरिए विकास ने दस्तक दी तो जश्न मनाना लाजमी था। गांव की महिलाओं ने बस के आगे गोल घेरा बनाकर लोक नृत्य किया। फिर क्या बड़े और क्या बच्चे सभी मस्ती में झूमते नजर आए। ये गांव वालों में आज बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये बस नहीं आई, ये बस की वजह से यहाँ आरोग्य, शिक्षण, रोजगार इसकी संधि सुविधा लेके ये बस आई है। ये गांव वालों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। आलम ऐसा कि बस पहुंचने की खबर मिलते ही गांव के लोग सुबह से ही हाथों में पूजा की थाली लेकर रोड किनारे खड़े हो गए थे। फिर बस के गांव में पहुंचने पर विधिवत पूजा की गई। नारियल फोड़कर बस की नजर उतारी गई। इस बस सेवा के चलने से गढ़चिरौली के आम्बेझरी समेत सभी 15 गांवों को फायदा होगा। बच्चे आसानी से स्कूल जा सकेंगे। नौकरी करने वाले लोग भी टाइम पर दफ्तर और अपने घर वापस आ सकेंगे। बस सुविधा से बच्चों को हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज ये जो है तो उसमें वो पढ़ाई अच्छी तरह ढंग से कर सकते हैं और अपना रोजगार या नौकरी ढूंढ सकते हैं। गढ़चिरौली में आज हर क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। पुलिस की मदद से गढ़चिरौली जिले में 500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाकर गांवों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा गया। इसके अलावा 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें भी बनाई गईं। इतना ही नहीं, 60 पुलों का निर्माण कर दुर्गम इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ा गया है। गढ़चिरौली से वेंकटेश दुडमवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज के साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने एक ऐसा इंजन बनाने का दावा किया है जो गाड़ियों की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। दरअसल शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद 6 स्ट्रोक इंजन बनाने का दावा किया है जो 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर की जबरदस्त माइलेज देता है। इस तकनीक से सिर्फ माइलेज ही नहीं बढ़ता बल्कि बाइक की क्षमता भी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इससे प्रदूषण भी लगभग खत्म हो जाता है। रिपोर्ट देखिए।
भारत में जब लोग नई बाइक या कार खरीदते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि माइलेज कितना देती है। ऐसे में अगर आपको जवाब मिले कि 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर तो चौंकना लाजमी है। लेकिन ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है और इसके पीछे हैं प्रयागराज के रहने वाले शैलेंद्र सिंह गौर, जिन्होंने 176 किलोमीटर प्रति लीटर वाले 6 स्ट्रोक इंजन डेवलप करने का दावा किया है। यानी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में पूरे 176 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इस इनोवेशन का उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। पहले एफिशिएंसी 30% थी, वो 70% प्लस हो जाएगी। इसको अगर माइलेज के संदर्भ में कहें तो जो अगर माइलेज पहले 60-65 का आता था वो लगभग 176 तक तो मैंने टेस्ट किया सड़क पे, 200 किलोमीटर से ज्यादा ही आना चाहिए पर लीटर। शैलेंद्र गौर ने 2017 मॉडल की 100 सीसी बाइक पर अपनी तकनीक को टेस्ट किया। सिर्फ 50 मिलीलीटर पेट्रोल में बाइक 35 मिनट तक चली और माइलेज निकला 176 किलोमीटर प्रति लीटर का। उनका दावा है कि ये आंकड़ा 200 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच सकता है। 6 स्ट्रोक इंजन पारंपरिक इंजनों की तुलना में 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ये इंजन लगभग 70% तक फ्यूल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एथेनॉल जैसे किसी भी तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंजन टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त है। पानी के जहाज में चूंकि डीजल इंजन लगता है और वो लगभग 1 करोड़ लीटर से ऊपर लेके चलते हैं, अगर ये इंजन लग जाएगा तो वो 33 लाख लीटर में काम चल जाएगा। बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। अपना इम्पोर्ट बिल 8 लाख करोड़ का है, ये 2/3 बचाएगी, 1/3 हम पहले से पैदा कर रहे हैं, इम्पोर्ट बिल 0 हो जाएगा। हालांकि शैलेंद्र को यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। जीवन के 18 साल उन्होंने इस इनोवेशन पर लगा दिए, पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी, लेकिन अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के सहयोग से वो इसे पूरा करने में कामयाब रहे। तो जो भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने सब बेच दी। मेरा पैतृक निवास था वो बेच दिया जब पैसे कम पड़े। मेरे कुछ मित्र है जिन्होंने बहुत मदद की, उनके कारण ही शायद मैं इसको यहाँ तक ला पाया हूँ। और वाइफ इसमें मेरी बहुत ज्यादा हिम्मती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो समझ में आ रहा है कर डालो, बाद में ये न कहना कि अधूरी रह गई। ये तो देश की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके कुछ और करीब पहुंचाने में मेरा एक छोटा सा योगदान हो सकता है। जाहिर है ये तकनीक कमाल की है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बाइक में ही नहीं बल्कि सबसे बड़े इंजन जैसे पानी के जहाज से लेकर सबसे छोटे इंजन जैसे बाइक तक में किया जा सकता है। इससे न सिर्फ माइलेज बढ़ेगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। हालांकि अभी शैलेंद्र के दावे पर मुहर लगनी बाकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक महिला की बहादुरी और चतुराई की। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला तालुका की एक महिला की बहादुरी की चर्चा आजकल चारों तरफ हो रही है। असल में इस महिला अश्विनी का अचानक सामना एक तेंदुए से हो गया, लेकिन महिला ने सूझबूझ का परिचय देते हुए न उससे अपने परिवार को बचाया बल्कि उसे वन विभाग को बुलाकर पकड़वा भी दिया। महाराष्ट्र के सांगली जिले में आजकल एक महिला की बहादुरी की चर्चा सरेआम हो रही है। दरअसल अश्विनी गोसावी का सामना अचानक एक तेंदुए से हो गया, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से उसे न सिर्फ पकड़वाया बल्कि अपने परिवार के सदस्यों की जान भी बचाई। अश्विनी को बिस्तर के नीचे एक जानवर दिखा। जब उन्होंने उसे हिलाया तो वो घुर्राया। उसकी गुर्राहट और उसके शरीर पर बनी धारियां देखकर अश्विनी को लगा कि ये तेंदुआ है। तब उन्होंने दौड़कर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने परिजनों को सूचित किया। अश्विनी के परिजनों ने इसकी सूचना कोकरूड पुलिस थाने में दी और पुलिस ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने बड़ी ही कुशलता से तेंदुए को पकड़ लिया और उसे दूर जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना को लेकर अश्विनी की जमकर तारीफ की जा रही है। सांगली से प्रबोधिनी चिखलीकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आइए आपको बुल्गारिया के अनोखे उत्सव के रंग दिखाते हैं। यहाँ पर समुद्र तल से 2280 मीटर की ऊंचाई पर झील के किनारे कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद लोग नए साल के उत्सव में शामिल हुए। दरअसल ये सभी लोग यूनिवर्सल व्हाइट ब्रदरहुड के अनुयायी हैं। 1920 के दशक में एक आध्यात्मिक गुरु ने इस संस्था की स्थापना की थी। इसका मकसद भक्तों को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ना है और उसी के तहत ये तमाम भक्त इसमें शामिल हुए।